गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है 91 फॉर बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अंदर आपका 22 सितंबर को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसको स्टार्ट होने के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पे हम चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में जानते हैं असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है और इसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है, उसको हम समझते हैं। अगर ये दोनों आंदोलन नहीं होते या भारत छोड़ो आंदोलन भी इसके साथ में शामिल ना होता तो महात्मा गांधी इतना लोकप्रिय नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मतलब एक वजह ये है कि ये जन आंदोलन, उनकी सफलता के पीछे इनकी शक्ति काम कर रही थी। आम जनता उनसे जुड़ी, उसकी सिर्फ वजह यही थी कि वे सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। आम जन उनको जान चुके थे, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की भविष्यवाणियाँ उनके बारे में समाज के अंदर प्रचलित थी। महात्मा गांधी को एक करिश्माई व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती थी, उन्हें महात्मा कहकर के बुलाया जाता था, उनमें ईश्वरीय शक्तियां होने का दावा किया जाता था, उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ महात्मा गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और महात्मा गांधी सारे देश को आज़ाद करा सकते हैं। इस तरह की कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में बैठ चुकी थी, इसलिए बहुत ही अगाध विश्वास उन पर जमा हुआ था। इसके अंदर द इवेंट्स दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे वे घटनाएं जो असहयोग आंदोलन के लिए जिम्मेदार रही, असहयोग आंदोलन शुरू करने के दौरान जिम्मेदार रही, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों के द्वारा पूरी तरह से अंग्रेजों का सपोर्ट दिया गया और महात्मा गांधी ने खुद आह्वान किया अपने राष्ट्र के युवाओं को कि आप बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश साम्राज्य की मदद करें। उन्हें शायद विश्वास था कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद यानी 1918 में भारत देश को आज़ादी मिल जाएगी, उनका अपना शासन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी राज ने पीठ में छुरा घोंप दिया, महात्मा गांधी जी के विश्वास पर पानी फेर दिया। उन्होंने अपने देश के अंदर, भारत में इस तरह के नीति और नियम लागू किए जो कि पहले ऑलरेडी नहीं थे। जैसे कि रॉलेट एक्ट का जो कानून है, रॉलेट एक्ट ये एक काला कानून था। इसमें बगैर किसी पर कानूनी कार्रवाई किए या फिर अदालत के अंदर बगैर मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था और इस तरीके से लोगों की स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित होने का डर बन गया था और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, इसमें निम्नतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती थी किसी भी व्यक्ति को, इसलिए भारतीय लोगों में डर की भावना पैदा हुई। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। इसने महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने बढ़ चढ़ करके इसका प्रचार किया आम जनता के अंदर कि इस कानून का अनादर करें। रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश के अंदर लागू किया गया। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब था शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हों और रॉलेट के कानून को ना माने। रॉलेट कानून जो है लोगों के लिए ये है कि उनकी शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई जैसे उल्लंघन करता है तो उसको भी, अगर वह राष्ट्रहित में कुछ कर रहा है तो अंग्रेज लोग उसको राष्ट्रहित में नहीं मानते थे। वो समझते थे कि हमारे अपने देश के प्रशासन के विषय में या अंग्रेजी राज के खिलाफ जाने वाले ये लोग हैं और उनके खिलाफ सख्ती से पेश आते थे। भारी संख्या में लोगों को जेलों में बंद कर देते थे। इसमें जलियांवाला बाग मैसाक्रे, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह इतना ज़्यादा सफल हो गया कि आम जनता के अंदर महात्मा गांधी की पैठ बन गई और बाकी नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर उनका सपोर्ट किया। बाकी नेता लोग भी उनका सम्मान करने लगे और इस तरह से एक पृष्ठभूमि तैयार हुई असहयोग आंदोलन शुरू करने की, जो कि सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पास किया गया
और उस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसाक्रे। जलियांवाला बाग मैसाक्रे क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह के उपलक्ष्य में या फिर रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम पंजाब के अमृतसर के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा धोखे से उन पर गोलियां बरसवाई गई। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ मारे गए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत से लोग कुएं में कूद गए और वहाँ बचने के इतने चांसेस नहीं थे। इसलिए हमारे देश के लोगों को के साथ बड़ा धोखा किया। शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे लोगों पर ऐसा करना बहुत गलत था। महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा लगा। इस वजह से उनकी भावनाएं उद्वेलित हो गई और उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया। खिलाफत मूवमेंट 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन के साथ साथ चला। असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम भाइयों ने असहयोग आंदोलन में मदद की और असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट प्राप्त हुई और खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदुओं ने उनकी भारी संख्या में सपोर्ट की और वहाँ तुर्की के खलीफा के साथ जो अन्याय अंग्रेजी राज के द्वारा वहाँ पर किया गया था उसकी सभी शक्तियाँ छीन ली गई थी। पूरे विश्व के मुस्लिम उनको आदर देते थे, अपना खलीफा मानते थे और जब उनके साथ में ऐसा हुआ, तुर्की के खलीफा के साथ में अन्याय हुआ, तो हमारे देश के मुस्लिम की सहानुभूति भी उनके साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने हमारे यहाँ भी यानी खिलाफत आंदोलन शुरू करने की सोची। और खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो महात्मा गांधी जी ने हिंदुओं से आह्वान किया कि वो बढ़ चढ़ करके मुस्लिम भाइयों की मदद करें ताकि असहयोग आंदोलन शुरू हो तो उस दौरान उनकी मदद प्राप्त हो सके और अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती पेश हो सके। इस तरीके से ये 3 रीज़न बनते हैं प्रमुख रूप से। रॉलेट सत्याग्रह था, इसकी सफलता हुई जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। महात्मा गांधी जी को भी पता चल गया कि जो सत्याग्रह हो रहा है वो बहुत सफल हो रहा है, आम जनता बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और अंग्रेजी राज बेचैन हो रहा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से भी आम आदमी और सभी नेताओं का मन उद्वेलित हो उठा। उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने के लिए डिसीजन लिया, इसलिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के लिए ये पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शौकत अली, मोहम्मद अली 2 भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी जी ने इसमें हिंदुओं को उनकी मुस्लिम भाइयों की मदद करने के लिए आह्वान किया ताकि असहयोग आंदोलन के समय पर मुस्लिम भाइयों का असहयोग आंदोलन में सपोर्ट प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो रीजन रहा, खिलाफत मूवमेंट भी रहा। दोनों का कोऑपरेट जो समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम बहुल समुदाय, वो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट कर पाए। नेक्स्ट है रीजन्स फॉर स्टार्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। वे कारण बताएं जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ या नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। साल्ट कानून किस तरीके से भंग किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में इंडिया के अंदर साइमन कमीशन यहाँ आया। साइमन कमीशन में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। बाकी सभी टोटल सर साइमन खुद और अन्य सदस्य सभी अंग्रेज थे। भारतीय लोगों की डिमांड थी कि उसके अंदर इंडियन कैंडिडेट क्यों नहीं है। साइमन कमीशन ये जांचने के लिए आया था कि भारत के अंदर जो सुधार हुआ है, जो नियम कानून बदले गए हैं और कितना लोगों के साथ न्याय हो रहा है, आम जनता कितना अंग्रेजी राज को ठीक मानती है, उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए था या फिर ये देखने के लिए था कि भारतीय लोग यानी स्वायत्ता प्रदान करने के लायक हैं या नहीं। इस चीज़ की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन उसमें सारे अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय लोगों ने जहां भी वो साइमन कमीशन गया उसको काले झंडे से उसका स्वागत किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और लाला लाजपत राय ने एक
उग्र आंदोलन साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में उसका नेतृत्व किया, जिसकी वजह से उन्हें लाठियों से पीटा गया और लाठियों से पीटने के बाद 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। ये वजह थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की। दूसरी वजह थी हमारे देश के अंदर आम लोगों के खान पान को प्रभावित अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया था, क्योंकि आम लोगों के खान पान का महत्वपूर्ण जो अंग था वह नमक था। नमक पर प्रतिबंध लगा करके और विभिन्न प्रकार के टैक्स उस पर थोप दिए गए थे। आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर उसको कर दिया गया, जिसकी वजह से आम जनता बड़ी त्रस्त थी। महात्मा गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। महात्मा गांधी ने खुद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलकर डांडी नामक स्थान पर, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है, वहां जाकर नमक अपने हाथों से बनाया और उनके साथ में 78 वॉलंटियर्स थे। उन सब ने भी उसके अंदर सपोर्ट किया। 240 किलोमीटर पैदल चल के गए, जितना भी वो रोजाना लगभग 10 किलोमीटर चलते थे। हर 10 किलोमीटर चलने के बाद और आसपास के लोग उनकी बातें सुनने के लिए आते थे और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। नमक सत्याग्रह इसका मेन रीजन रहा और अंग्रेजी राज जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, ये तो महात्मा गांधी जी ने सभी आंदोलनों में लोगों को बोला है। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, सब लोगों से मोटिवेट किया कि कोई भी व्यक्ति विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं की होली जलाएं और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें ताकि हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सके। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता के अंदर लाई गई थी। इसके अंदर भारतीय लोग क्या चाहते हैं, उनकी मेन डिमांड्स क्या हैं, वो अंग्रेजों के सामने रखी गई। नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमारा एक खाका प्रस्तुत किया गया था, एक आउटलाइन प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इंडिया के लोग किस तरह का संविधान चाहते हैं, कैसा मतलब कौन कौन से अधिकार चाहते हैं, कैसे प्रांतीय व्यवस्था और कैसे केंद्रीय व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उस सारा उसके संबंध में एक रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट एक हमारे भारतीय आधुनिक संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि उससे काफ़ी मात्रा में जो कानून हैं या उससे उपबंध जो हैं वो हमारे आधुनिक संविधान में जोड़े गए हैं। इसमें नेहरू रिपोर्ट का जो मतलब रिपोर्ट जब अंग्रेजी राज के सामने भेजी गई तो उन्होंने उसकी कोई रिपोर्ट की मतलब दखलंदाजी, कोई नज़रअंदाजी, उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाजी की और उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसका महत्व नहीं समझा। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट का अनादर होने की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए रास्ता तैयार हो गया। आम जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। हजारों की संख्या में लोगों को जेल बंद किया गया और इसके अलावा महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि सरकारी स्कूल छोड़ दें, सरकारी वकील वकालत छोड़ दें, सरकारी अध्यापक या अधिकारी जो लोग हैं अपनी नौकरियां छोड़ करके सरकार का मतलब की मदद करना छोड़ दें, उसका सहयोग करना छोड़ दें। एट्रोसिटीज़ ऑन रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों पर बहुत ही ज़्यादा दमन किया गया था। राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे कुछ क्रांतिकारी नेताओं को निर्दयतापूर्वक फांसी दी गई और उन पर तरह तरह के अभियोग उन पर लगाए गए, जो कि एक मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए इसका मेन कारण बने। महात्मा गांधी जी ने भी इस कारण को महत्वपूर्ण माना है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको बहुत गलत तरीके से उन्हें सजाए मौत दी गई थी। इम्पैक्ट ऑफ बारदोली मूवमेंट, गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर किसानों का एक आंदोलन हुआ और उसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल हुआ। उस आंदोलन की सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी जी को और अधिक अभिप्रेरणा मिली और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का डिसीजन ले लिया। इसके अंदर दोनों टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। पहले टॉपिक के अंदर वे रीजन बताने हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरू होने के लिए जिम्मेदार थे, जैसे काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि ये एक मात्र शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके जेल में बंद करने का प्रावधान इसमें था। इसमें लोगों की स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित होती थी, लोगों की आज़ादी छीनी जा रही थी। 2 साल तक उनको बेवजह जेल में बंद करने वाली प्रावधान इसके अंदर था। इसमें अदालतों के अंदर भी कोई व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रख सकते थे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, भारी संख्या में लोग वहाँ पर बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे और उन पर धोखे से धारा 144 लगाते हुए यानी मार्शल लॉ लगाते हुए उन पर गोलियों की बौछार जनरल डायर के द्वारा करवाई गई और इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए। महात्मा गांधी जी ने इसको रीज़न मानते हुए और असहयोग आंदोलन शुरू करने का डिसीजन ले लिया। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लोगों की आस्था तुर्की के खलीफा के साथ में जुड़ी हुई थी। तुर्की के खलीफा को खिलाफत से दूर कर दिया या उनको खलीफा के पद से हटा दिया, उनकी शक्तियां अंग्रेज़ों ने कम कर दी, जिसकी वजह से सारी दुनिया के मोहम्मडन्स जो थे, मुस्लिम जो वर्ग था वो नाराज़ हो गया। भारतीय लोग भी नाराज़ थे। भारतीय लोगों ने उस तुर्की के खलीफा के सपोर्ट के अंदर उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए और इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, खिलाफत आंदोलन की। इसके दो नेता थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में सपोर्ट सभी हिंदुओं से करवाने के लिए आह्वान किया ताकि बदले में खिलाफत आंदोलन की सपोर्ट को याद रखते हुए मुस्लिम भाइयों के द्वारा असहयोग आंदोलन में मदद प्राप्त हो सके। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो महत्वपूर्ण रीजन्स रहे उसमें पहला है साइमन कमीशन का इंडिया में आना। साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश की जनता ने उसे पसंद नहीं किया, उसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर यहाँ तैयार की गई। उसके नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को और अंग्रेजी राज के सामने रखा गया। अंग्रेजी राज ने उसकी कोई नीतियां नहीं मानी और इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट में ये था कि भारतीय लोग अंग्रेजी राज से किस तरीके से क्या क्या उनकी मेन डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को मांग रहे थे उसके ज़रिए, लेकिन अंग्रेजी राज ने कोई ध्यान नहीं दिया। एट्रोसिटीज़ ऑन रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों पर दमन, बहुत ही सख्ती से उन पर पेश आना। इसमें राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जैसे नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये भी इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रीजन रहा। और बारदोली मूवमेंट के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों की सहायता के लिए चलाया गया एक आंदोलन में सफलता मिली, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने भी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इस तरीके से आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। इसके अलावा आप सभी बच्चे 24 सितंबर 2020 को आपके स्कूल CR इंटरनेशनल तिहाड़ा के अंदर जो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की डाउट क्लासेस के लिए प्रावधान रखा गया है। उसमें सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आएंगे और यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ जो यहाँ पे पहुँचते हैं वो कंसेंट फॉर्म पे साइन करके जाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो 30 सितंबर है, बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और अपनी जो पेंडिंग फीस है उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।